वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हो आप सभी। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही बढ़िया नाइस व्यू। मूवी की शुरुआत साल 2013 के समय से होती है। ये कहानी 20 साल के एक लड़के जिंग की है जो कि अपनी छोटी बहन के साथ खुशी खुशी रहता है। असल में जिंग के माता पिता की मौत हो चुकी है और अब वो अकेले ही अपनी बहन को संभाल रहा होता है। वो सुबह उठकर अपनी बहन को रेडी करता है, उसे स्कूल छोड़ने जाता है, उसकी छोटी से छोटी चीज को पूरी करता है। साथ ही जिंग की एक छोटी सी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप है, तो वो वहां पर मोबाइल फोन्स को रिपेयर करता है। लेकिन इस दुकान से उसका सिर्फ कुछ ही खर्चा चल पाता है, मतलब वो इतना नहीं कमा पाता। जिंग अब एक डॉक्टर से मिलने जाता है और यहाँ वो अपनी बहन की रिपोर्ट लेने के लिए आया हुआ है। असल में जिंग की बहन को दिल की एक बीमारी है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर 6 महीने में तुमने अपनी बहन की सर्जरी नहीं करवाई तो तुम उसे खो दोगे। जिंग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि यही बीमारी उसकी माँ को भी थी और साथ ही उसे सर्जरी के लिए अब काफी ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। इस उम्र में जिंग बड़ी मुश्किल से घर चला रहा था, भला इतने पैसे वो लेकर कहाँ से आएगा अब। फिलहाल शाम को जिंग अपनी बहन को घर लेकर आता है तो दरवाजे पर एक नोटिस चिपका हुआ देखता है। ये नोटिस उसके मकान मालिक ने लगाया है क्योंकि उसने इस महीने का किराया नहीं चुकाया। कुछ देर के बाद जिंग को उसके दोस्त केन का फोन आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। दरअसल हुआ यह था कि एक बार जिंग ने केन की माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे उधार दिए थे और अब जिंग को ऐसा लगता है कि केन मुझे इसीलिए बुला रहा होगा क्योंकि वो पैसे देना चाहता है। जिंग तुरंत केन से मिलने पहुंच जाता है। उसे केन फिर एक वेयर हाउस यानी कि गोडाउन में बुलाता है जहां पर वो जिंग को कई सारे बॉक्सेस दिखाकर कहता है इनमें फोन्स हैं जिनमें थोड़ी बहुत खराबी है बस, और ये सारे फोन्स जिसने भी कंपनी से लिए थे वो आदमी इस वक्त जेल में है और मेरा बॉस जो कि इस गोडाउन का मालिक है वो ये सारे यूनिट्स फेंकवाने वाला है। अगर तुम चाहो तो इन फोन्स को बनवाकर मार्केट में अच्छे रेट पर बेच सकते हो, बस तुम्हें इन सारे यूनिट्स के बदले मुझे 1 लाख युवान देने पड़ेंगे। अब इतने पैसे तो जिंग के पास होते नहीं। वो अपने दोस्त से कहता है कि भाई मैं सोच कर बताऊंगा। साथ ही वो अपने साथ एक दो फोन्स घर लेकर आ जाता है और उन्हें रात में जाकर ठीक करता है। फिर उस फोन को लेकर जिंग अगले दिन एक मार्केट डीलर के पास लेकर जाता है जो कि उस फोन के अच्छे पैसे भी दे देता है। अब जिंग वेयर हाउस में रखे सारे फोन्स का हिसाब करता है तो हिसाब में उसे प्रॉफिट मिलता है। फिर वो इस डीलर से डील फाइनल कर लेता है। इसमें यह होता है कि जिंग उसे फोन्स ठीक करके बेचेगा और ये डीलर इन फोन्स को मार्केट में बेचेगा। इस तरह इन दोनों का फायदा होगा। जिंग तुरंत बैंक जाकर 2% के इंटरेस्ट पर अपनी दुकान की पेपर्स गिरवी रख देता है और 1 लाख का लोन ले लेता है जिसे उसे 1 महीने के अंदर चुकाना होगा। फिर लोन के पैसे मिलने के बाद वो अपने दोस्त से सारे फोन के यूनिट्स खरीद लेता है। लेकिन उसके रास्ते में अब मुश्किलों का आना शुरू होता है। दरअसल सरकार ने यह नियम निकाला है कि कोई भी अब मार्केट से सेकंड हैंड फोन नहीं बेच सकता। अगर कोई भी ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो इसके लिए उसको सजा होगी। अब इस नियम के आते ही जिस डीलर ने जिंक से इन फोन्स की डील की थी वो इस डील को कैंसिल कर लेता है, जिस कारण जिंक को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसने कैसे सपने देखे थे लेकिन सब चूर होने वाले हैं। काफी सोचने के बाद उसको एक आइडिया आता है और जिंग सीधा उस कंपनी में जाता है जिस कंपनी ने ये सारे फोन्स बनाए थे। वहां वो मैनेजर से कहता है कि सर मेरे पास आपकी कंपनी के फोन्स का स्टॉक है और सरकार के इस नियम के मुताबिक हम उन फोन्स के स्टॉक को नहीं बेच सकते, पर हम उन फोन्स के छोटे से छोटे पार्ट को अलग अलग करके बाहर के देशों में आराम से बेच सकते हैं। इससे हमें काफी ज्यादा फायदा होगा। मैं आपको उन पार्ट्स को अलग अलग करके दे सकता हूँ। अब इस पर मैनेजर कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि वो पार्ट्स क्वालिटी चेक में फेल हो जाएंगे। इस पर जिंग कहता है कि सर ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझे बस मौका तो दीजिए एक बार। उसकी ये बात सुनकर मैनेजर भी कह देता है कि ठीक है, पहले मुझे क्वालिटी चेक में पास होकर दिखाओ फिर आना। अब उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करके जिंग घर आता है और पूरी रात जाकर फोन के हर एक नाजुक और छोटे पार्ट्स को बड़ी ही आराम से अलग करता है और इस तरह क्वालिटी चेक में उसके सारे पार्ट्स पास हो जाते हैं, जिस चीज के बारे में जिंग तुरंत मैनेजर से आकर बताता है। लेकिन मैनेजर अपनी बात से मुकर जाता है। अब वो जिंग से कहता है कि अभी तुम्हारी उम्र है ही क्या, इन सब के लिए तुम बहुत छोटे हो। बेचारा जिंग यहाँ हताश होकर कहता है कि अरे इससे उम्र में क्या लेना देना, लेकिन वो हार नहीं मानता और सीधे जाकर इस फोन कंपनी के मालिक से जाकर मिलता है। वो उन्हें अपना आइडिया बताता है और कहता है कि मुझे बस आपके 10 मिनट चाहिए। कंपनी का बॉस भी जिंग से कह देता है कि अभी तो मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, 1 महीने के बाद जब आऊंगा तब बात करते हैं। इतना कहकर वो चला जाता है। लेकिन जिंग तो बड़ा जिद्दी है। वो ये पता करके कि कंपनी का बॉस किस ट्रेन में जाने वाला है अपनी स्कूटी से गिरते पड़ते हुए किसी तरह दूसरे स्टेशन से उस गाड़ी में चढ़ जाता है। फिर वो ली यानी कंपनी के मैनेजर से कहता है मुझे बस आपके 5 मिनट चाहिए। ली उसको ये टाइम दे देता है जिस दौरान जिंग उसको ठीक से अपना पूरा प्लान बताता है। अब ली कहता है कि देखो इस काम में रिस्क है और तुम अगर अपनी जिम्मेदारी पर इस काम को करना चाहते हो तो करो, लेकिन हम इसके लिए ना तो कोई एडवांस, ना ही कोई मैन पावर और ना ही कोई जगह देंगे। सब कुछ तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा और हाँ अगर काम में नुकसान होता है तो वो तुम्हारा ही होगा। ली जिंग को अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है कि जब काम पूरा हो जाए तो मुझे बता देना। ली के पास भी कोई चारा नहीं था, वो ये शर्त मानने को तैयार हो जाता है। फिर वो ट्रेन से अगले स्टेशन पर उतर जाता है। अब यहाँ ली जिंग की इस काबिलियत, इस कॉन्फिडेंस को देखकर कहता है मुझे इस 20 साल के लड़के में खुद की परछाई दिख रही है, मैं भी बिल्कुल इसी तरह था। अब जिंग को याद आता है कि मुझे तो स्कूल भी जाना था अपनी बहन को लेने के लिए। वो जब वहां पहुंचता है तो उसकी बहन गार्ड के साथ बैठी होती है। वो जिंग की चोट को देखकर कहती है कि भैया स्कूटर ठीक से चलाया करो। दोस्तों ये चोट जिंग को ट्रेन पकड़ते वक्त रोड पर एक्सीडेंट में लगी थी। घर पहुंचकर ये छोटी सी बच्ची अपने भाई के घाव में दवा लगाती है और कहती है
मुझसे माने जाने से पहले कहा था कि तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें अपने भाई का ख्याल रखना पड़ेगा। और उसके इस बात को सुनकर जिंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इधर लोन न चुका पाने की वजह से जिंग की दुकान उससे छिन जाती है। इस कारण ना चाहते हुए भी जिंग अपनी स्कूटी को बेच देता है। उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस काम को किस तरह शुरू करे। अब ली तो कंपनी का मैनेजर है, लेकिन ली का भी एक मैनेजर होता है। वो जिंग से इस काम के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाता है और साथ ही उसे काफी ज्यादा डिमोटिवेट भी करता है। जिंग बचपन से ही अपने पड़ोसी लैंग के बहुत करीब है, जो कि एक ओल्ड एज होम चलाते हैं। वो उनसे अपने इस आइडिया के बारे में बताता है और उनसे इस काम में साथ देने के लिए कहता है, जो कि जिंग की बात को पहले तो नहीं मानते, पर जब वो उन्हें अपनी बहन के ऑपरेशन के बारे में बताता है और कहता है मुझे उसके लिए पैसे चाहिए, तब वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर इन सबसे पहले जिंग को एक नौकरी ढूंढनी होगी ताकि उसके रोजमर्रा के खर्चे निकल पाए। इसीलिए वो अपने एक दोस्त से मिलता है, जो कि जिंग के काफी ज्यादा गिड़गिड़ाने की वजह से उसे विंडो क्लीनिंग की जॉब में लगवा देता है। अब जिंग सुबह उठकर ये विंडो क्लीनिंग का काम करता है और रात में फोन्स वाले आइडिया पर वर्क करता है। अब जिंग की अगली जरूरत थी मैन फोर्स और एक जगह जहां वो ये काम कर पाए। अब भला कौन होगा जो बिना सैलरी के जिंग का इस प्रोजेक्ट में साथ देगा, क्योंकि वो उन्हें काम पूरा होने के बाद ही पे कर पाएगा। तो जिंग ऐसे लोगों की तलाश में लग जाता है और ऐसे कुछ लोग उसको मिल भी जाते हैं, जैसे कि एक वेट्रेस जो कि पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करती थी, मगर वहां के शोर की वजह से उसको सुनाई देना कम हो गया था। वैसे वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन उसके बहरेपन की वजह से उसे कोई काम नहीं दे रहा है। इस लड़की का नाम वेंग होता है। जिंग इसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर बारी आती है एक ब्लैक बेल्ट विनर फाइटर की, जिसके ऊपर अपने ही सुपरवाइजर को पीटने का इल्जाम है और वो इस वजह से काफी डिस्टर्ब रहता है। जिंग उसे भी राजी कर लेता है। फिर आगे जिंग साइबर कैफे में रात दिन गेम में डूबे रहने वाले दो गेमर के पास जाता है, जिनमें से एक अब शादी करके सेटल होना चाहता है, इसीलिए दोनों जिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। बाकी की टीम में लैंग के ओल्ड एज होम से 4 और इस फील्ड के एक्सपीरियंस लोग शामिल हो जाते हैं। और रही बात जगह की, तो जिंग एक छोटी सी जगह इस काम के लिए रेंट पर ले लेता है। यहीं पर वो अपनी फैक्ट्री शुरू करता है और इस कंपनी का नाम जिंग नाइस व्यू इलेक्ट्रॉनिक्स रखता है। अब देखो बेचारे जिंग की क्या हालत हो रखी है। दिन में तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पर हवा में लटक कर विंडोज की सफाई करता है और रात में अपने फोन्स के काम को समय देता है। दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। उसके साथ उसे अपनी बहन का भी ख्याल रखना पड़ रहा है और वैसे ये सब चीज उसके लिए मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है क्योंकि मेहनत करने से हार नहीं होती। पर इस वजह से ये सभी शेड्यूल से पीछे चल रहे थे और कॉस्ट रिडक्शन को लेकर वो साइबर कैफे वाला लड़का जिंग पर भड़क पड़ता है और काम भी छोड़ देता है। इसी बीच जिंग को पता चलता है कि मिस वैंग जिस कंपनी में काम करते हुए बहरी हुई थी, उस पर उन्होंने केस कर दिया है। कंपनी भी उनके घर पर कुछ गुंडे भेजती है ताकि वो अपना केस वापस ले ले। वो वैंग पर हाथ उठा ही रहे होते हैं, तो इस बारे में पता चलता है जिंग और उसके सभी साथी वहां कर उन गुंडों से भिड़ जाते हैं, जिनमें वो साइबर कैफे वाला लड़का भी होता है, ब्लैक बेल्ट वाला आदमी भी। और फिर ब्लैक बेल्ट वाले आदमी की बदौलत ये लोग उन गुंडों को मारकर खदेड़ देते हैं। अब ये देखकर कि जिंग इन लोगों के हर काम में हर कंडीशन में साथ दे रहा है, तो साइबर कैफे वाला लड़का उससे माफी मांगता है और अपनी शादी में जिंग को इनवाइट करता है। उसकी शादी अटेंड करने के बाद जब रात में जिंग अपनी बहन के साथ घर आता है, तो दरवाजे पर मकान मालिक ने लॉक लगा दिया है। उसने लिखा है कि 3 महीने का किराया चुकाने के बाद ही ये दरवाजा खुलेगा। अब उसके पास इतने पैसे तो नहीं होते, तो वो अपनी बहन को उसी फैक्ट्री में लेकर आता है जहां वो फोन्स का काम करते हैं। यहाँ जिंग फोन्स के डब्बों से अपनी बहन के लिए सोने के लिए कुछ बनाता है और ये सोचकर दुखी होता है कि वो अपनी बीमार बहन के सर पर एक छत भी नहीं दे सकता। इस दौरान जिंग की आंख लग जाती है, तो उसकी बहन उसको जगाकर बताती है बाहर से भैया कुछ आवाजें आ रही हैं। जिंग जब बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग जिंग के फोन के स्टॉक्स को चोरी करने के लिए आ रहे हैं और ये जिंग का वही दोस्त होता है जिसने उससे ये फोन खरीदे थे। जिंग उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो उसके एक आदमी को पकड़ भी लेता है, मगर फिर भी जिंग का आधा स्टॉक उसने चोरी कर लिया है। बेचारे जिंग की इन सभी में उंगलियां भी फ्रैक्चर हो गई है। हालांकि पुलिस चोर को पकड़कर जिंग का सारा सामान रिकवर कर लेती है, लेकिन अब फ्रैक्चर की वजह से जिंग वो विंडो क्लीनिंग वाला काम नहीं कर पाता। उसे छोड़ना पड़ता है, बल्कि निकाल दिया जाता है। इसी बीच जो रेंट पर जिंग ने फैक्ट्री ली थी, उसका मालिक 3 दिन में उसका रेंट देने के लिए बोलता है। अब जिंग के पास ना कोई नौकरी ना कुछ, तो वो भला करेगा क्या। वो रोते हुए कंपनी के मैनेजर के पास मदद के लिए जाता है, लेकिन वो भी उसकी कोई मदद नहीं करता, बल्कि उल्टा उसका मजाक उड़ाता है। साथ ही तेज तूफान की वजह से जिंग की पूरी फैक्ट्री तहस नहस हो जाती है। अपनी फैक्ट्री की यह हालत देखकर उसे पहली बार ऐसा लगता है कि हिम्मत नहीं है उसमें, उसकी हिम्मत टूट जाती है। हालांकि उसकी किस्मत बढ़िया होती है, उसका सारा स्टॉक अभी भी सही सलामत था। पर जिंग अपने सभी साथियों से कहता है कि भाइयों, मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस फैक्ट्री का रेंट भी मैंने अभी तक नहीं दिया है और अब इस जगह को खाली करना पड़ेगा। जिंग को ऐसे देखकर सभी लोग उसको हौसला देते हैं और सारा सामान अपने अपने घर ले जाकर वहां काम पूरा करने की बात करते हैं। अगले 2 हफ्तों में इन्हें काम पूरा करना था, तो सभी अपने घर सामान ले जाकर रात दिन एक कर देते हैं। इस दौरान जिंग लैंग के घर पर रहता है अपनी बहन के साथ। जल्द ही ये 2 हफ्ते पूरे हो जाते हैं और सभी पूरी मेहनत और लगन से सारा काम कंप्लीट कर देते हैं।
पूरा माल कंपनी क्वालिटी चेक के लिए लेकर जाती है। कुछ दिनों के बाद जिंग और उसकी पूरी टीम को कंपनी बुलाया जाता है। मिस्टर ली जिंग के काम से बहुत ही खुश होते हैं। वो जिंग के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और साथ ही साथ उसे 50 लाख योन एडवांस के तौर पर देते हैं। दैट्स ग्रेट। सभी लोग इस चीज से काफी खुश होते हैं। जिंग और उसकी मेहनत आखिरकार रंग लेकर आई दोस्तों। इसके बाद हमें 6 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब नाइस व्यू इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है जिसके एक नए प्रोडक्ट को जिंग लॉन्च करने वाला है। यहाँ हम उसकी टीम के सभी लोगों को देखते हैं, जैसे वो साइबर कैफे वाला आदमी, उसने अपनी एक नई गेमिंग कंपनी खोल ली है। ब्लैक बेल्ट फाइटर, उसने वैंग से शादी करने के साथ एक नया बॉक्सिंग सेंटर खोला है। बात करें वैंग की तो उसने एक सोशल वर्क ग्रुप की शुरुआत की है। लैंग भी जिंग की कंपनी का सीनियर एचआर है। बाकी जो ओल्ड एक्सपीरियंस लोग थे वो जिंग की कंपनी में अच्छी पोजीशन में होते हैं। जिंग ने भी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और साथ ही साथ अपनी बहन का सक्सेसफुल ऑपरेशन भी करवाया, जो कि आज अपने भाई की इस पोजीशन पर बहुत गर्व फील करती है। दोस्तों कहते हैं ना कि अगर किसी चीज पर अड़ जाओ तो उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। अगर जिंग सोचिए आम इंसानों की तरह मुसीबत देखकर उससे हार मान लेता तो शायद आज वो बहुत बुरी स्थिति में होता, अपनी बहन को भी खो चुका होता। लेकिन नहीं, उसके पास जुनून था कुछ करने के लिए। उसके पास फेल होने का ऑप्शन ही नहीं था। ये मूवी हमें खराब परिस्थिति से लड़कर उससे बाहर कैसे निकलना है दोस्तों, ये सिखाती है ना। मस्त बात। इसी बेहतरीन एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है और मुझे लगता है मतलब आपको ये अच्छी तो लगी होगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।